हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्जेस स्टडी। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल के साथ यदि आप बिहार का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका आज कंप्लीट करेंगे। पीछे वाले वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे अवश्य देखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का टॉपिक जो है लोक अदालत है, और ये लोक अदालत एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, लोक अदालत आम जन को अनौपचारिक और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की एक प्रक्रिया है। तो इसको ध्यान रखिए, लोक अदालत जो है आम जन को अनौपचारिक और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की एक प्रक्रिया है। पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में प्रायोजित किया गया था। तो पहला लोक अदालत शिविर जो है 1982 में गुजरात में लगाया गया था। लोक अदालत को संवैधानिक या वैधानिक दर्जा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित करके दिया गया था। लोक अदालत को जो वैधानिक दर्जा है 1987 के अधिनियम से प्रदान किया गया था। इन अदालतों में विभिन्न विवादों को आपसी समझौते द्वारा सुलझाया जाता है। जो लोक अदालत होता है इसमें विभिन्न प्रकार के विवादों को आपसी समझौते द्वारा सुलझाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिए। लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में सेवारत या सेवानिवृत्त एक न्यायिक अधिकारी, एक अधिवक्ता व एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। लोक अदालत में जो है एक सेवारत या सेवानिवृत्त जो रिटायर हो चुके हैं, एक न्यायिक अधिकारी होंगे, एक अधिवक्ता होंगे और एक सामाजिक कार्यकर्ता। ये तीन लोग जो है लोक अदालत में शामिल रहते हैं। कौन कौन? न्यायिक अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं, एक अधिवक्ता व एक सामाजिक कार्यकर्ता, ये तीन लोग इसमें शामिल रहते हैं। लोक अदालत को वही शक्तियाँ होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिविल न्यायालय के वाद विचारण की होती है। जो सिविल न्यायालय है ना, उसको जो अधिकार रहता है वहीं लोक अदालत को अधिकार रहता है। लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। जो लोक अदालत जो भी फैसला लेंगे वो अधिनिर्णय फैसला अंतिम फैसला होगा और विवादों के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा निर्णय के विरुद्ध कोई अपील किसी न्यायालय में नहीं होगी। ध्यान रखिए, एक एक यहाँ टर्म जो है आपको एग्जाम में आएगा यहाँ से, क्योंकि लोक अदालत के बारे में पूछ लेगा कि क्या सत्य है और कथन दे देगा। तो लोक अदालत जो है इनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा, पक्षकारों पर आबद्धकर होता है तथा निर्णय के विरुद्ध इनके लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालत द्वारा निपटाए जा सकते हैं। सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, यानी कोई ऐसे अपराध जैसे कोई में किसी का हत्या कर दिया तो इस प्रकार में नहीं, तो ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, जिनमें समझौता नहीं हो सकता है, उनके अलावा सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसमें उपभोक्ता किसी भी जन सुविधा जैसे संचार, सफाई, पानी, बिजली, परिवहन आदि मामलों को लोक अदालत में ले जा सकेंगे। यानी जो विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2002 का आया था, इसी के द्वारा इसमें उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता जो हम लोग हैं उपभोक्ता हैं, तो उपभोक्ता किसी भी जन सुविधा जैसे जन सुविधा जनता की सुविधा से जुड़ा जैसे संचार, सफाई, पानी, बिजली, परिवहन आदि मामलों को लोक अदालत में जो है ये ले जा सकते हैं। प्रथम लोक अदालत का आयोजन न्यायाधीश PN भगवती की अध्यक्षता में 1980 में किया गया था। प्रथम लोक अदालत की जो आयोजन है, लोक अदालत का आयोजन किनके अध्यक्षता में? PN भगवती की अध्यक्षता में 1980 में प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अस्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा चुका है और ये अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश में केवल उत्तर प्रदेश है जहाँ पे सभी जिलों में हो चुका है। चलिए अब न्याय पंचायत के बारे में समझिए। पंचायत से संबंधित यदि टॉपिक है तो बिहार के एग्जाम का एकदम फेवरेट टॉपिक है। अभी 2 एग्जाम हाल फिलहाल में हुई है तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। चलिए, राज्य सरकार अथवा
विहित प्राधिकारी प्रत्येक मंडल के निमित्त एक न्याय पंचायत की स्थापना करेगा। राज्य सरकार अथवा जो विहित प्राधिकारी हैं प्रत्येक मंडल के निमित्त एक न्याय पंचायत की स्थापना करेगा। ये 500 रुपये तक दीवानी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। 500 रुपये तक दीवानी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। ये कारावास का दंड नहीं दे सकते हैं। जो न्याय पंचायत है 500 रुपये तक की दीवानी मामले यदि है, यानी दीवानी मामले में यदि 500 रुपये तक की कोई मामला है तो उसको सुनवाई कर सकते हैं। और कारावास में जो है कारावास का सज़ा ये नहीं दे सकते हैं। कारावास का दंड न्याय पंचायत नहीं दे सकता है। इनके निर्णय अपीलीय नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि न्याय पंचायत का जो निर्णय होता है अपीलीय नहीं होता है, यानी इनके विरुद्ध अपील नहीं कर सकते हैं आप। चलिए, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम जो 1947 का है, ये क्या है? संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 न्याय पंचायतें 250 रुपये तक का अर्थदंड दे सकते हैं। इसके तहत न्याय पंचायत अपने निर्णय को पुनरीक्षित अथवा परिवर्तित नहीं करेगी, यानी अपना जो निर्णय दे दिए हैं उसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। न्याय पंचायत के समक्ष विधिक व्यवसायी पैरवी नहीं करेंगे। न्याय पंचायत के समक्ष विधि व्यवसायी जो है वो पैरवी नहीं करेंगे। ग्राम पंचायत के जो ग्राम पंचायतों के सदस्य में से विहित प्राधिकारी उतने समय तक जितने की नियत किए जाए न्याय पंचायत के पंच नियुक्त करेंगे। तो न्याय पंचायत के जितना निर्धारित रहेगा उतना नियुक्त किया जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि राज्यपाल जो है राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में किसके परामर्श के बाद नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में किसके परामर्श के बाद नियुक्त कर सकते हैं? तो राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से। यानी राज्यपाल यदि चाहेंगे तो जिला न्यायाधीश के से मतलब इनके अलावा कोई भी व्यक्ति यदि भिन्न व्यक्ति है तो उनको न्यायिक सेवा में राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके नियुक्त कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल। अब यहाँ से समझिए जो कुटुंब न्यायालय होता है इसी को कहते हैं फैमिली कोर्ट। और ये कुटुंब न्यायालय अभी आप लोग नहीं सुने होंगे। कुटुंब न्यायालय मतलब होता है ये फैमिली कोर्ट को ही कहते हैं कुटुंब न्यायालय। और कुटुंब फैमिली में जितने भी लोग हैं ना सभी कुटुंब हैं। हम लोग कुटुंब किसको बोलते हैं? जहाँ शादी उदी होता है वहीं पर कुटुंब बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फैमिली में जितने लोग हैं सभी क्या है? कुटुंब है। तो फैमिली कोर्ट जो है ये इसको समझिए, फैमिली कोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुटुंब या परिवार को ही कुटुंब कहते हैं। तो परिवार न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? जो परिवार न्यायालय है फैमिली कोर्ट, इसका जो है स्थापना किया गया था किस अधिनियम से? तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 से। यानी फैमिली कोर्ट एक्ट जो है 1984 के तहत जो है परिवार न्यायालय की स्थापना हुई थी। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 से। फैमिली कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम से? कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 से। नेक्स्ट है परिवार न्यायालय का गठन कितनी जनसंख्या वाले नगरों में किया गया है? तो परिवार न्यायालय का गठन कितनी जनसंख्या वाले नगरों में किया गया है? 10 लाख से अधिक आबादी जहाँ पे है वहाँ पे जो है परिवार न्यायालय का गठन किया गया है। ध्यान रखिएगा, परिवार न्यायालय का गठन जो है इसके लिए जनसंख्या क्या होना चाहिए? 10 लाख से अधिक आबादी यदि है तो वहाँ पे फैमिली कोर्ट जो है स्थापित किया जाएगा। परिवार न्यायालयों की प्रकृति किसके समान है? तो जिला न्यायालयों की, जो परिवार न्यायालय है इसकी प्रकृति जो है जिला न्यायालयों के समान होते हैं। कुटुंब न्यायालय यानी परिवार न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? तो कुटुंब न्यायालय के जो निर्णय होंगे इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय में, यानी राज्य के जो उच्च न्यायालय होंगे वहाँ पे अपील किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीश परिवार न्यायालय के विरुद्ध अपील को सुनते हैं? यानी परिवार न्यायालय से यदि आपको कोई फैसला मिला है, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उच्च न्यायालय में क्या करेंगे? आप इसके विरुद्ध अपील करेंगे। तो उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश इसके विरुद्ध अपील को सुनेंगे? तो 2 न्यायाधीश अपील को सुनते हैं। 1984 में परिवार न्यायालय आया था, इसको ध्यान रखिएगा। परिवार न्यायालय स्थापित किए जाने का क्या उद्देश्य है? परिवार न्यायालय को स्थापित आखिर क्यों किया गया है? एक विशेषीकृत न्यायालय सृजित करना जिसमें केवल पारिवारिक मामलों का निपटारा त्वरित एवं कम खर्च में करना हो। यानी एक विशेषीकृत न्यायालय होगा जिसमें
केवल पारिवारिक मामलों का निपटारा होगा, केवल पारिवारिक जो मामले होंगे उसका निपटारा होगा और त्वरित होगा और कम खर्च में होगा, यानी जल्द होगा और खर्च भी कम होगा। अब अधिकरण को ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। ट्रिब्यूनल्स जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था प्रारंभ में ही कि अधिकरण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 14 के क में। अभी तक तो हम लोग केवल इतना पढ़ते थे कि भाग 14 के क में क्या है, तो अधिकरण है ट्रिब्यूनल्स। तो ये आखिर है क्या, इसको समझिए। किस संविधान संशोधन के तहत अधिकरण का उपबंध हुआ था, तो इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे कटा हुआ है, अगले वाले वीडियो में मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रिब्यूनल्स के संबंध में उपबंध किन अनुच्छेदों के अंतर्गत है। जो ट्रिब्यूनल्स है, अधिकरण अधिकरण के संबंध में उपबंध कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 323 के क तथा 323 के ख में किया गया है। अधिकरण जो है ट्रिब्यूनल्स किस प्रकार का निकाय है, इसको ध्यान रखिए। अधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है। अधिकरण क्या है, एक अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय, इसको ध्यान रखिए। प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो प्रशासनिक अधिकरण जो है 323 के क में किया गया है। कई बार ये पूछा गया, 323 के क में प्रशासनिक अधिकरण है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना क्यों की गई है, जो प्रशासनिक अधिकरण है इसका स्थापना आखिर क्यों हुआ है, तो सेवा मामलों से संबंधित विवादों को नागरिक मामलों से अलग न्यायालय में सुनने व समाधान करने के लिए। जो सेवा सर्विस सेक्टर से जुड़ी जो भी विवाद है उनमें उसको सुनने के लिए नागरिक मामलों से अलग न्यायालय में सुनने व समाधान करने के लिए ये प्रशासनिक अधिकरण बनाया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण व राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का अधिकार किसके पास है, तो इसको ध्यान रखिए। केंद्र का प्रशासनिक अधिकरण हो या फिर राज्य का प्रशासनिक अधिकरण हो, स्थापित करने का अधिकार संसद के पास है। संसद के पास है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण हो या फिर राज्य का प्रशासनिक अधिकरण हो, स्थापित कौन करेंगे, संसद करेंगे। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान खंडपीठ कहाँ पे है, तो जो केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण है उसका प्रधान खंडपीठ जो है नई दिल्ली में है। और राज्य का जो होता है तो प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग होता है। कैट, इसी को कहते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। कैट को जो CAT बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, स्थापित करता है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को संसद, राज्य का हो या केंद्र का। लेकिन इसमें जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। कैट को जो है, कैट यानी केंद्रीय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों का स्तर किसके समक्ष होता है, समकक्ष होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के समकक्ष होते हैं ये कैट के जो मेंबर होते हैं। जो होते केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, तो राष्ट्रपति तो करते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित चयन समिति की अनुशंसा पर, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा नामित जो चयन समिति होगी वो क्या करेंगे, अनुशंसा करेंगे, और फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। चलिए अब यहाँ पे जो है अगला प्रश्न को देखते हैं। राज्य प्रशासनिक अधिकरण के बारे में समझिए। राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा। तो केंद्रीय और प्रशासनिक अधिकरण था और राज्य प्रशासनिक अधिकरण दोनों को स्थापित करने का अधिकार संसद के पास है। केंद्र में देखे थे हम लोगों ने कि प्रशासनिक अधिकरण के मेंबर को राज्यपाल नियुक्त करते थे, और यहाँ पे राज्य का जब भी आएगा राज्य प्रशासनिक अधिकरण, तो यहाँ भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन राज्यपाल की सलाह पर करेंगे। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत भारत में कितनी पीठें स्थापित की गई है, तो ये प्रशासनिक अधिकरण जो है केंद्र का, उसका 4 पीठ है। एक तो इलाहाबाद में, एक मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में। तो ये 4 जो है आप ध्यान रखिए, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये 4 हैं जहाँ पे प्रशासनिक अधिकरण के पीठें हैं। पीठ यानी इसका जो है यहाँ पे पीठ स्थापित किया गया। एक इलाहाबाद में है, मुंबई में है, फिर दिल्ली में, आपका चौथा जो है कोलकाता में है। वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कितनी नियमित पीठें हैं, तो प्रशासनिक अधिकरण के नियमित पीठ जो है 18 है टोटल। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान पीठ कहाँ है, दिल्ली में है वर्तमान में। ये ध्यान नहीं रखिएगा, ये हो सकता है चेंज हो गया हो। चलिए यहाँ पे अभी चलते हैं ऊपर।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एवं अधिकरण के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 से किया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल तो यहाँ पे था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का 5 या 65, जो मेंबर होते हैं उनका 5 या 62 होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों में 5 वर्ष सेम है, लेकिन जो उम्र है उन अध्यक्ष वाले में 65 है और मेंबर वाले में 62 है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 18वीं पीठ का उद्घाटन कब किया गया था? तो 18वीं पीठ जो है 8 जून 2020 को जम्मू कश्मीर में बनाया गया था। अब जो देखिए यहाँ पे एक चीज़, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, यहाँ पे आपको ये इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये ज़रूरी नहीं है, और ये महत्वपूर्ण है। पूछ लेता है कि कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, तो प्रथम तो पूछता ही है बार बार, हीरालाल जेकानिया। तो हीरालाल जेकानिया जो है प्रथम है। सभी का नाम एक बार देख लीजिए ताकि ध्यान रहेगा। हीरालाल जेकानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश है, 1950-51 में बने थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, BK मुखर्जी, SR दास, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ये जो है मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। तो यहाँ से केवल नाम को देखेंगे, एम वेंकट चलैया, एम अहमदी, जगदीश प्रसाद वर्मा, मदन मोहन पुंछी भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। AS आनंद भी रहे हैं, SP भरूचा, BN कृपाल, JB पटनायक जो हैं ये भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और इधर से देख लीजिए PV गजेंद्र गरकर, AK सरकार, K सुब्बाराव, KN वांचू, M हिदायतुल्ला के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं JC शाह, MM सिकरी, अजीत नाथ रे, MH बेग। तो ये सभी जो है आपको एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये रंजन गोगोई के बारे में सुने होंगे, दीपक मिश्रा, JS खट्टर, TS ठाकुर जो है, HL दत्तू भी रहे हैं, RM लोढ़ा, P सदाशिवराव, अल्तम कबीर, ललित मोहन शर्मा, MH खानिया और KN सिंह, रंगनाथ मिश्र जो है, सब्यसाची मुखर्जी, ये सभी लोग जो है मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उसके बाद SA बोबड़े और NV रमन्ना, ये सभी जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और यहाँ देखिए एक नया टॉपिक आ गया है, संघ का राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको इसी में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये मात्र 2 पेज का है, कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए प्रारंभ कर ही देते हैं इसको। संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन व्यवस्था पृष्ठभूमि, तो या नहीं तो इसको रहने दीजिए, यहीं पे आज के वीडियो को एंड कर देते हैं। इसका एक वीडियो अलग से लाएंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।